नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? टेंशन हो रही है एग्जाम की? बोर्ड तो फिर भी चलो 2 महीने के बाद है, बट अभी आने वाला है प्री बोर्ड, और प्री बोर्ड में हमें उतनी ही मेहनत करनी है। अगर आपने परसेंटेज सोचा हुआ है कि मुझे बोर्ड में 85 लाना है, दैट मीन्स कि आपको प्री बोर्ड में भी 85 का टारगेट रखना ही होगा। ओके, तो यही चीज, यही गोल आपको लेके चलना है। आपको यही समझना है कि ये प्री बोर्ड जो होगा मेरा स्कूल में, दैट इज माई बोर्ड। उस हिसाब से मेहनत करेंगे फिर हम लोग, ठीक है? मेहनत में जम के लग जाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग पेपर सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, आप लर्न भी करते जा रहे हैं, मुझे पता है। तो आज हम करने वाले हैं पेपर 5 का सेक्शन सी, साइंस गाला पेपर का 5। तो अभी देखते हैं कि सेक्शन सी में हमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है। साइंस में हमें अनाप शनाप लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो पूछते हैं उसी का पॉइंट टू पॉइंट आंसर हमें लिखना होता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है। तो 38 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, स्टेट ऑल द स्टेप्स to balance the chemical equation Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने में आप क्या 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 स्टेप फॉलो करते हो वो हमें बताना है। देखो अभी ये रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है, आपको एग्जाम में कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, तो आपको स्टेप तो सारे वही करने हैं। तो पहला स्टेप ऐसा होता है हमारे पास, दैट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द बोथ द साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स मतलब कि देखो बच्चों, एरो के पहले वाला रिएक्टेंट साइड होता है ना, और एरो के बाद वाला जो होता है वो प्रोडक्ट का साइड होता है, ठीक है? तो आपको सारे एटम्स काउंट करने हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको टेबल बना के दे दिया, तो एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, जैसे Fe है तो Fe लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, और राइट हैंड साइड में कितने हैं बच्चा? 3, है ना? कितने हैं? 3। मैं इसको रब कर दूं। ओके, तो राइट हैंड साइड में आपके पास 3 दिए हुए हैं। फाइन, तो इसमें 1 और 3 आ गया। फिर H देखो, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं और यहाँ पर भी 2 दिए हुए हैं, तो ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। फिर O यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, वो लिख दिया, ठीक है? तो ऐसे करके आप टेबल जब बनाएंगे ना, तो आपको इजीली पता चलेगा कि इसमें आपको बैलेंसिंग का यूज है, मतलब कहाँ कहाँ पे बैलेंस करना है। जैसे कि इसके अंदर आपको Fe को बैलेंस करने की जरूरत लग रही है नाउ, राइट नाउ इन दिस टेबल, और O को, H तो B के हिसाब से बैलेंस दी है। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा जी, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी और एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको अपन बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे तो Fe एक ही एलिमेंट है, तो पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने में अपन देखो बेटा, प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है 3 और रिएक्टेंट साइड में कम है, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? वही चीज लिख देना है। टू बैलेंस Fe एटम्स मल्टीप्लाई Fe ऑन LHS बाय 3। ठीक है, LHS वाले पे अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, डन। बाकी सारी इक्वेशन सेम एज इट इज। फिर क्या करेंगे, अब हमें करना होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस। तो पहले ऑक्सीजन को करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे तो देखो बच्चे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे 4 है, मतलब सीधी सी बात है, मुझे लेफ्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो अब मेरे पास यहाँ पे H2O है, तो उसके आगे मैंने 4 लगा दिया। तो हम क्या लिखेंगे, LHS में राइट 4 बिफोर H2O ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है? तो अब क्या हो गया, अब देखो बेटा, Fe जो है वो तो 3 है, वो यहाँ पे भी 3 है, चलो क्लियर है। पर हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चा? यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2 4 जा 8, और यहाँ पे कितना है बच्चा? सिर्फ 2। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 8 मिले, 4 मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो बस वही लिख दिया है। नाउ देर आर 8 हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप 4 ओके लिखोगे राइट हैंड साइड में, लिख दिया हम लोगों ने, बन गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो एक बार फिर से टेबल बनाकर आप रिएक्टेंट साइड्स के एटम्स और प्रोडक्ट साइड के एटम्स को ऐसे लिख दोगे, तो दोनों में सेम बराबर ही है। सिंस ऑल द नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, सारी इक्वल, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो फाइनली बैलेंस इक्वेशन लिख दी हम लोगों ने। ऐसे करके आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चा? चलिए नेक्स्ट 39। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय विच केमिकल प्रोसेस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स डिटरमाइंड। देखो अब रिएक्टिविटी सीरीज हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज इज डिटरमाइंड ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का आप रिएक्शन देख लो, वाटर के साथ, एसिड के साथ, या किसी और मेटल सॉल्ट्स के साथ, ठीक है? तो उस हिसाब से इसको स्टडी करते करते मेटल कैसे रिएक्ट करता है, तो साइंटिस्ट कैन रैंक द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर्म। ठीक है, इस हिसाब से हम किसी भी मेटल का जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी देखो, अब इसके अंदर ना आपको एग्जैक्टली कोई प्रोसीजर नहीं है। अच्छा माइट भी, ठीक है, माइट भी अगर आप आपके स्कूल में आप देखें तो आपको शायद ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जा सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है ना बेटा,
एक एलिमेंट जो है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर लेता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, अगर सिर्फ ऐसा लिखना है रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल आप दे सकते हो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल नहीं, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सी देयर आर वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। कोई भी एक मेटल के ऊपर हम एक ही चीज़ लगाकर तो अप्लाई एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी वाटर, एसिड, अब जैसे आप लोगों को पता है कि भाई ना वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ जो है वो जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ सोडियम और ये रिएक्ट करते हैं, तो वाटर भी आ गया रिएक्शन में, तो वो भी चीज़ है, आई बात समझ में। तो मुझे ये चीज़ बेटर लगी आंसर को प्रोवाइड करने के दौरान कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बेटर है कि हमें केमिकल प्रोसेसेस पूछे हुए ना, तो केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शंस, तो इसके लिए मुझे ये लगा कि वाटर, एसिड और अदर मेटल सॉल्ट्स को लेकर अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें उन मेटल्स के बिहेवियर को आसानी से स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने आपको ये वाला आंसर दिया है। नाउ अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हाईली रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ जाना है, तो ये रहा आपके पास चार्ट। ओके, अब ये चार्ट लर्न करने का एक तरीका बता देती हूँ, ठीक है। देखो, क से याद करना, अब मैंने खाली सुनना मैं क्या बोलती हूँ। काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। हो गया लर्न, फिर से बोलूँ, याद कर लेना। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। हो गया, बस इतना ही। अगर आपको ये स्टेटमेंट लर्न हो गया तो आपको लर्न हो गया सेकंड आंसर, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स भी बताती जा रही हूँ लर्न करने का। बाकी लोग, आप लोगों से आंसर माइट बी देयर आर अदर चैनल्स ऑल्सो विच आई डोंट नो, वो आपको शायद आंसर देकर छोड़ देंगे, बट मेरा ये कि आई लाइक फॉर मी यू आर माई फैमिली, ठीक है। तो फैमिली का आप जितना भला करते हो, चाहते हो उतना भला करना, ठीक है। तो बस मैं आपका भला करना चाहती हूँ, तो मैं आपको आंसर्स के साथ साथ सारी पॉइंट्स बताती जा रही हूँ। तो चलो अब इसी बात पे लाइक कर लो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एक्सट्रैक्टेड। जो टॉप में होता है ना, मतलब कि हाईली रिएक्टिव है ना, ये वाले हैं ना, ये वाले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ना, तो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो बच्चा, द मोस्ट ऑफ द मेटल्स, द टॉप मोस्ट मेटल्स आर सो रिएक्टिव कि वो एयर और मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये वाले अपने पास आ जाते हैं। अब ये जो टॉप की हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम उनको है ना ऑक्साइड्स ऑन रिडक्शन, जो नॉर्मली करते थे सल्फाइड और कार्बोनेट के तौर पे अपन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते थे, फिर उसको रिफाइन कर लेते थे रिडक्शन से, वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड बन जाते हैं बहुत जल्दी से, तो इनका, और ये सब क्या है ना, ये जो सोडियम, पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के फ़ैन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो ऑक्सीजन को खुद से दूर जाने ही नहीं देते हैं। समझ में आई बात। तो अगर हमने इनका ऑक्साइड किया तो ऑक्सीजन, इनसे ऑक्सीजन को जुदा करना मुश्किल है बड़ा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। एग्जाम्पल में, अगर मुझे NaCl में से Na को अलग करना है, ठीक है, तो क्या कर लूँगी मैं इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में 2 रॉड्स लगा दिए, ठीक है, और नीचे ये NaCl का सॉल्यूशन ले लूँगी। ये पूरा प्रोसीजर है इन शॉर्ट। तो आपको जब आप करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इसके अंदर, तो कैथोड की तरफ आपको Na मिल जाएगा और एनोड की तरफ आपको Cl मिल जाएगा। Cl2 कैसा है ना, Cl मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि इन्होंने आपको जैसा खास बोला नहीं कि एक्सप्लेन द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जो हम करें। तो बट हाँ, ये रिएक्शन लिखोगे ना बच्चा, तो इंप्रेशन झकास पड़ेगा। ओके, तो चेक कर बोलेगा क्या बात है, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो रिएक्शन जरूर लिखे आना। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, गिव एग्जांपल्स। ये तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मतलब बच्चा Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, MgO है ना, ये वाले सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, कैसे नेचर के होते हैं बच्चा, बेसिक। और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक, ठीक है ना। थर्ड, मेटल्स जो हैं वो डिस्प्लेस कर लेते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम द HCl सॉल्यूट, मतलब फ्रॉम द एसिड। जैसे कि हम देखते हैं Mg जब HCl के साथ रिएक्ट करता है बच्चा, तो क्या बन जाता है, MgCl2,
और H2 अलग हो गया, मतलब उसने HCl में से H को हटा दिया, है ना, डिस्प्लेस कर लिया, जबकि नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। फोर्थ, मेटल्स फॉर्म क्लोराइड्स विद द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मेटल्स यहाँ पे जब क्लोराइड बनाते हैं ना तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट से बनाते हैं, मतलब कि अपना वो था ना आयोनिक, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं NaCl, तो NaCl में क्या हुआ, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया और Cl ने उसका ले लिया। ठीक है, तो ये लेने देने के चक्कर के हिसाब से उनका कंपाउंड बन जाता है। जबकि नॉन मेटल्स अगर बनाते हैं क्लोराइड्स तो कैसे बनाते हैं, कोवलेंट। कोवलेंट मतलब कि शेयरिंग से। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने अपने 7 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहाँ पे रख दिए, और ऐसे करके उन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया, तब जाके HCl बना। समझ में आया ये? ठीक है, तो वो कोवलेंट के थ्रू बनाते हैं क्लोराइड्स, और वो क्लोराइड्स बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, मतलब आयोनिक बॉन्ड्स के थ्रू। फिफ्थ, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, वो बना देते हैं, जैसे कि Na जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड्स बना देते हैं। इनका रिएक्शन अलग अलग होता है, कुछ कोल्ड के साथ वाटर करेगा, कुछ हॉट वाटर के साथ, कोई स्टीम के साथ। ठीक है, अब वो अलग 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 सबका बिहेवियर रहता है। नॉन मेटल्स कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चा, 5 पॉइंट्स। ओके, अब देखो 3 मार्क का है तो उस हिसाब से अपने को 6 पॉइंट्स लिखने चाहिए थे। मैंने 5 दिए हैं, क्यों, क्योंकि 1 मार्क जो है वो इस क्वेश्चन के लिए भी तो जाएगा ना, एम्फोटेरिक वाला। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करते हैं उसको अपन कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO इज द एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। ओके, ये 40 था ना, हाँ 41। ठीक है ना, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मैंने दिया हुआ है, हालांकि आपने खुद प्रैक्टिस भी कर ली हो कि आपके टेस्ट में भी है। ठीक है, तो वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्राइब इट्स फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब कि पूरा हिस्सा जो है ये अपन को डिस्क्राइब करना है, विच इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो आइए चलो देख लेते हैं क्या क्या है फोर ब्रेन के अंदर। फोर ब्रेन जो है इट इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हम सोचते यहीं से ही हैं, और जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शन होता है ना, जैसे अभी मैं हाथ हिला रही हूँ, ये लिख रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, राइट नाउ आई एम डूइंग दिस जेस्टर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब कि यहाँ पे कंट्रोल फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होता है ना, ठीक है, देखना, सुनना, ओके, चखना, स्किन में फील करना। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये होता है 5 सेंस ऑर्गन्स ना, वो सारे के सारे कंट्रोल भी कौन करता है, फोर ब्रेन ही करता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही, क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ से करता है। फोर ब्रेन जो है वो 3 हिस्सों में, आई मीन 3 उसके पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। शॉर्ट में इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सेरेब्रम जो होता है इट इज़ अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ से हमारा सोचने का काम शुरू होता है। यू नो, ये जो पार्ट हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर है, दैट्स वाई वी आर सुपीरियर देन ऑल द अदर एनिमल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, बिकॉज वी हैव द सेरेब्रम विच इज़ द लार्जेस्ट वन, एंड द थिंकिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस जो है वो सेंटर, मेन सेंटर में होता है, जो हमारे सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट करता है। सेंसरी से कि चुभ जाना, या जैसे कि अभी आप मेरे को देख रहे हो ना, तो आपके आइज काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैसेजेस जो है वो ब्रेन में जा रहे हैं कि मैम क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ ना, वो मैसेज ब्रेन में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, सिग्नल और ये सब जो आता है वो थैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस के नीचे होता है। ठीक है, विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। आपको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। जब अपने बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये हमें सेंसेस ट्रिगर करता है कि पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तो हम में आए ड्रिंक वाटर, परमिशन लेते हैं, पानी पी लेते हैं। दैट मीन्स कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है बच्चा, ये एक्चुअली आंसर्स, इसमें जितना डीप जाना जो आप जा सकते हो। ठीक है, बट अभी अपने लेवल के हिसाब से, क्योंकि 3 मार्क के हिसाब से अपन ने इतना लिख दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड हाउ कैन दिस डिजीज बी अवॉइडेड एंड स्टेट द रेमेडीज। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब कि द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन टू द सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल या फिजिकल इंटीमेसी, तो उस दौरान ये डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है। दैट्स वाई द नेम इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके एग्जाम्पल है HIV, गोनोरिया, ओके, सिफिलिस, स्पेलिंग पर चेक कर लेना, और वार्ट्स। ठीक है, ये आपको 4 दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, हालांकि इससे भी ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ ना,
देयर आर 50 डिजीजेस, ठीक है, जो STDs होती हैं, बट अपने को ये 4 दिए हुए हैं ना। हाउ कैन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी अवॉइडेड, कैसे अवॉइड कर सकते हैं और क्या रेमेडीज हैं, मतलब रेमेडीज़ के अंदर अवॉइड आ गया। तो पहली बात तो ये कि आप कॉन्डम, लाइक इफ़ अ मेल तो कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, या देयर आर अदर फिजिकल बैरियर्स ऑल्सो, ठीक है, फीमेल्स के लिए भी होता है। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड कीजिए विद द अननोन पार्टनर्स, ठीक है। तो अभी जैसे मल्टीपल पार्टनर्स का थोड़ा चल रहा है ट्रेंड, ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बी फेथफुल टू द वन पार्टनर। नेक्स्ट, अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स एंड अंडर क्लोथिंग, ठीक है, ये सब शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, अच्छे से खुद को क्लीन कीजिए। एंड गेट वैक्सीनेशन फॉर द हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी बीमारी इससे फैल जाती है, तो अगर पहले ही इसके मतलब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन दिया जाता है हालांकि बचपन में, ठीक है, तो ये ले लेना चाहिए ताकि और ज़्यादा लाइक बीमारियाँ ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन बर्डिंग इन ब्रीफ, ठीक है। बर्डिंग क्या होता है, तो वी नो इट इज़ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एसेक्सुअल मोड होता है मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट काम करता है, देयर इज़ नो फीमेल एंड मेल पेरेंट, ओके, ओनली वन पेरेंट। इस प्रोसेस के अंदर जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो बॉडी के किसी भी पार्ट से, छोटे से पार्ट से वो ओरिजिनेट होना या लाइक रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। अ बर्ड विच इज़ फॉर्म डिटैच टू डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, जब वो बर्ड धीरे 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 ग्रो हो जाएगा तो अपने आप अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जो ये न्यूली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये अपने पेरेंट बॉडी के साथ तब तक अटैच होता है जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर और ग्रो नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे वो मैच्योर हो जाता है इट गेट्स डिटैच। फॉर एग्जाम्पल कि हाइड्रा की अगर बर्डिंग की बात करते हैं तो स्मॉल बर्ड विच इज़ डेवलप फ्रॉम इट्स पेरेंट हाइड्रा थ्रू द रिपीटेड मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। मियोटिक मतलब 1 से 2 बने, 2 से 4 बने ना, ऐसे करके जो सेल डिविजन्स होते हैं ना, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेल्स जो है वो एक जगह पे ग्रो होना शुरू करेंगे, वो सेल्स धीरे 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 फूलना शुरू करेंगे, उसको बर्ड कहेंगे। फिर उनको पेरेंट से ही न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है और हेल्दी हो जाते हैं। ग्रोथ स्टार्ट्स बाय डेवलपिंग स्मॉल टेंटिकल्स माउथ, ठीक है, पहले पहले टेंटिकल्स आए ये वाले, ठीक है, फिर धीरे धीरे माउथ बनेगा। फाइनली जो न्यूली प्रोड्यूस्ड हाइड्रा है वो सेपरेट हो जाएगा उनके पेरेंट से एंड बिकम द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो इन्होंने फिगर नहीं बोला है बेटा बनाने के लिए, मैंने आपको दिया, एक तो समझ में आया, दूसरी बात है कि 3 मार्क के अंदर ना छोटा सा मासूम सा फिगर है, फटाफट से बन जाएगा, इसमें वो कुछ भी, ठीक है, ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये प्रीफर करूँगी और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि फिगर ड्रॉ करके आइएगा, ओके, तो इससे थोड़ी इंप्रेशन अच्छी पड़ती है भाई। तो आप लिख तो वैसे भी रहे हो ना, इट टेक्स ओनली लाइक हार्डली 1 मिनट टू ड्रॉ दिस, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय इट, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, अ प्लेन मिरर द फ्लैट सरफेस दैट प्रोड्यूसेस, ठीक है, हम अपने घर में भी तो रहता है ना, ठीक है, तो एक पूरा सरफेस जहाँ पे हमें जो हमारी इमेज होती है वो बिल्कुल सीधी इरेक्ट इमेज दिखती है, और द रियल ऑब्जेक्ट इज द प्लेन मिरर, ओके। तो द फ्लैट सरफेस दैट प्रोड्यूस एन इरेक्ट विजुअल इमेज, जिसको हम देख सकते हैं, ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पहली बात देखो वर्चुअल होता है, ठीक है, मतलब कि बिहाइंड द मिरर बनता है ना इसका इमेज, इसके लिए, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। इरेक्ट बिल्कुल सीधा होता है, मतलब जो दशा ऑब्जेक्ट की होती है वही दशा अपने को इमेज की भी नज़र आती है। द साइज ऑफ द इमेज इज एज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का ही साइज बनेगा। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इमेज का डिस्टेंस भी बनेगा, ठीक है। अब यूजेस क्या हैं इसके, देखो भाई, सोलार कुकर में यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप में यूज़ किया जाता है जब सबमरीन्स में होता है, कैलिडोस्कोप में पैटर्न्स बनाने के लिए, ये पेरिस्कोप कैलिडोस्कोप आपने 8th में किया होगा ना, आपको बताया होगा स्कूल में, कई बार तो इन दोनों पे प्रोजेक्ट्स भी स्कूल वाले दे देते हैं बनाने के लिए। और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अब इसमें ये भी लिख सकते हो, इट इज़ यूज इन डोमेस्टिक हाउस, लाइक ना हाउस होल्ड्स एक्टिविटीज़ की, आप घर में तो ये यूज़ करते हैं एज अ मिरर, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग्स, ओके, यू कैन राइट इट, इट कैन नहीं, इट इज़, ओके, इट इज़ यूज इन होम्स या हाउसेस, होम्स, ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एक्सप्लेन, अच्छा अगर आगे लिखना तो लिख सकते हो, फॉर ड्रेसिंग, शेविंग,
ब्रशिंग ये सब भी तो करते हैं ना अपन। और तो क्या करते हैं, उठ के पहले तो खुद का चेहरा देखते हैं और ये सब करते हैं, ठीक है। ना लोग ड्रेस कर लिया, शेव कर लिया, अगर बॉयज़ को शेव करना होता है, ब्रश कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं, तो ये सारी काम कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा 45 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द रेफरेंस टू कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कीजिए। देखो प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट वेयर द पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो मैंने इसके लिए फिगर भी दिया ताकि मैं समझा भी पाऊँ और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है और वो रिफ्लेक्ट नहीं कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट में मिलती हैं, उस पॉइंट को अपन कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। डन। चलो सेकंड, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, तो बच्चा ये देखो, ये रहा अपना ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा अपना प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके बीच का जो गैप है दैट इज अ फोकल लेंथ। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वेयर द पैरेलल रेड्स आर कन्वर्ज, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल बता दूं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इसको अगर आप हटा देते हो तो ये भी लिख दो, एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके बीच का जो गैप होता है उसको ही तो बोलते हैं, मतलब वो भी लिख सकते हो, मैंने पूरा गलत, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो आपको स्टेटमेंट्स ईजी लगे वो कर लेना, ठीक है। इसको हटा के आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द लेंस, ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इन शॉर्ट इट इज़ अ लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। सेंटर, लेंस के बिल्कुल सेंटर से वो पास होती है। डन। चलिए नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। 46 का फर्स्ट, why are the coils of toaster and electric irons made of alloys rather than pure metal, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है कि the coil of electric toaster and electric iron is made of alloy because alloys have better properties than the pure metal, ठीक है। क्योंकि देखो alloys का मतलब क्या होता है, alloys हम लोग खुद बनाते हैं 2-3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंबाइन करके, और जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए, डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें चाहिए, हम वैसी प्रॉपर्टी उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्योर मेटल से बेटर ही हुआ, सीधी सी बात है। सच एज, अब कैसे की प्रॉपर्टीज, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसके लिए तो प्रेस जल्दी तक गर्म हो जाती है और हमारे कपड़े बिल्कुल मस्त ऐसे सपाट सीधे हो जाते हैं जब हम उसके ऊपर वो घुमाते हैं। टोस्टर फटाफट से ना वो टोस्ट हो जाता है, ब्रेड फटाफट से टोस्ट हो जाती है, ओके। तो इसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसके लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमें हीटिंग डिवाइस जैसे जो भी होते हैं तो उनके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है। प्लस इट इज़ रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के लेयर नहीं लगे, इसमें कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट है इन अ टोस्टर एंड आयरन, ओके। बस इतना ही, और तो क्या। सीरीज कनेक्शन इज नॉट यूज इन डोमेस्टिक सर्किट्स बाय, देखो सबसे पहला कि इफ़ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, ठीक है। अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर लेगा तो बाकी सारे अप्लायंस भी काम नहीं करेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम आ गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो हैं दे हैव ओनली वन स्विच, ठीक है, एक ही स्विच स्टार्टिंग में ही होता है ना, ठीक है। जैसे अपन दिवाली में ना यूँ सीरीज़ के बल्ब लगाते हैं, है ना, तो ये सारे के सारे यूँ बल्ब होते हैं ना सीरीज़ के, तो इन सब का स्विच क्या होता है, हम एक ही जगह पे प्लग इन कर लेते, स्विच ऑन कर लेते तो जलते हैं ना ये, है ना। तो स्विच एक ही होता है, तो अगर इनमें से मुझे कोई भी बल्ब को बंद करना हो, चालू करना हो, सेपरेटली दो में कर नहीं सकती हूँ, ओके। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ओके। एंड इन द सीरीज कनेक्शन, ये तो चलो मैंने सेम बल्ब लगा दी तो दे वुड बी हैविंग द सेम वोल्टेज, ठीक है। बट जब आपके पास रेजिस्टर अलग अलग हो तो वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा ना बच्चा, ओके। और चौथा जो है कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा होता है ना, ये तो फॉर्मूला होता है ना, तो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि इसके मुकाबले करंट कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए करंट उतना फ्लो होता ही नहीं है, तो इसके लिए जितना अगर मैं बोलूँ बल्ब को जितना ग्लो करना चाहिए उतना ग्लो नहीं करता, या तो डिम पड़ता है या फ्लिकरिंग करता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी हो जाती हैं, तो इसके लिए हम लोग घरों के अंदर सीरीज अरेंजमेंट नहीं करते हैं।
ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आंसर्स ईजी लगे होंगे, जल्दी से लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक्चुअली आपको सेशन कैसा लगा। एंड जो आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम ये वाले पेपर्स दीजिए इंग्लिश का, आई एम ट्राइंग, ओके, मैं फटाफट से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती जा रही हूँ। आप बस स्टडी करते जाइए और ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा बताते जाइएगा साथ साथ में। एंड डू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, और उनसे रिक्वेस्ट भी कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।